नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बातचीत के लिए मौजूद हैं आईपीएस अनुराधा शंकर सिंह जी, जो पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं, हेड हैं, और उनको ये जॉब बहुत पसंद आता है। जैसा उन्होंने कहा कि इससे वो पर्सन और पर्सनालिटी का निर्माण कर रही हैं, इसीलिए ये पोस्टिंग जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। उनको 3 मेडल मिला हुआ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पुलिस के लिए वो होता है गैलेंट्री मेडल। उन्होंने भोपाल में एक नक्सलाइट की फैक्ट्री पकड़ी थी, उसके लिए उनको ये गैलेंट्री मेडल मिला। पढ़ने लिखने का शौक है, काम को सीरियसली लेती हैं, लेकिन वुमेन इश्यूज पे वो उतना ही सेंसिटिव है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी। हाँ, एक तो इतनी अच्छी आपकी मोहक स्माइल है। पुलिस आईपीएस मतलब हम लोग के मन में आता है कि एकदम सख्त होगा, कोई लंबा चौड़ा भी होगा, और मतलब वो जो दबंग टाइप का एक इमेज नहीं आ गया है पिक्चर देख देख के। आप एकदम petite, हंसती मुस्कुराती, लेकिन उतनी ही सख्त ऑफिसर। देखो, लंबी तो मैं हूँ, भारतीय महिलाओं के हिसाब से चौड़ी नहीं हूँ। अब उसका तो क्या कर सकते हैं, ये तो जेनेटिक्स का कमाल है। लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस एक ऐसा विभाग है जहाँ पर आपको दिमाग ठंडा रहना चाहिए और व्यक्तित्व में सौम्यता रहनी चाहिए। हाँ, ये जो गैर कानूनी काम करते हैं, जिनको हम एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं, उनको कंट्रोल में रखने के लिए और समाज की जो सामान्य धारा है, समाज में जो सज्जन लोग हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए कानूनन रूप से जो उचित है वह सख्ती तो आवश्यक है। आप मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं और आपको ये जॉब भी बहुत भा रहा है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ट्रेनिंग करने में मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा ये मानना है कि भर्ती तो अब पुलिस के हाथ में है नहीं कि आप किस प्रकार के लड़के की भर्ती करेंगे और क्या किस प्रकार की लड़की की भर्ती करेंगे। तो जो उसमें जो बच्चे आते हैं, कई सारे बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है शिक्षा की, उस व्यवस्था में कई बार बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां ले लेते हैं पर उस हिसाब से नौकरी नहीं पाते हैं। तो अनेक बच्चे, कुछ तो बच्चे बहुत थोड़े से पढ़े लिखे, कुछ बहुत पढ़े लिखे, अनेक प्रकार के बच्चे जिनकी जीवन से उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन वो आकर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी करने लोग आ जाते हैं। मगर पुलिस की जो नौकरी है वो नौकरी नहीं है, क्योंकि इसमें नौकरी की तरह आपको छुट्टी की कोई गारंटी नहीं है, आपको परिवार के साथ त्यौहार बिताएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कोई गारंटी नहीं। बहुत तपस्या की और त्याग की नौकरी है अगर आप सही तरीके से करते हैं। तो उसके लिए व्यक्ति का निर्माण करना मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कार्य है और मुझे इसका हमेशा से मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं हो सके तो क्योंकि हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, मेरे नाना जी खूब जेल में रहे, अंग्रेज़ों की जेल में, तो मुझे एक जिम्मेदारी सी लगती है कि मैं लोगों को ऐसा तैयार करूं जो समाज के काम आ सकें। मैं देश से ज़्यादा समाज में विश्वास करती हूं, इसलिए मुझे लगता है, और पुलिस समाज को सुरक्षित रखने का आज की तारीख में एक वही माध्यम है। मैम, एक सवाल बनता है, चूँकि ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अक्सर जो पुलिस की इमेज है एक खाकी वर्दी वाले, फिजिकल फिटनेस पे बहुत सवाल उठता है कि फिजिकली फिट नहीं होते हैं, और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि अब जो क्राइम है, अब एक सिंपल क्राइम नहीं रह गया है। अधिकांश जो हम लोगों से बात करते हैं तो वो सब किसी न किसी फॉर्म में साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। तो क्या ट्रेनिंग में इन चीज़ों को आप किस तरह से इसको इंक्लूड करती हैं? एक फिजिकल फिटनेस होगी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, दूसरा साइबर क्राइम। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो अभी खासकर जब मैं ट्रेनिंग में जिस वक्त आई 2019 में, तो संक्रमण काल चल रहा था एक तरीके से, कि 2019 का साल बीतते बीतते तक कोविड आ गया, और आप जानती हैं कि कोविड में कितने खतरे हुए, और सब लोगों ने समाज के अंदर पुलिस की जो भी छवि थी, वो कोविड में जो पुलिस ने सेवा की,
जो बलिदान दिया, हमारे हज़ारों लोग उसमें बलि चढ़ गए सेवा करते करते, लोगों की सेवा। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के अलावे मात्र पुलिस ही थी या वर्दीधारी ही थे जो उपलब्ध थे जनता की सेवा के लिए तत्काल। कई बार तो परिजन नहीं आ रहे थे और हमारे लोग जो है वो दाह संस्कार और दफनाने तक का काम कर रहे थे। तो उस दौरान हम लोगों ने पूरे के पूरे एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हुआ ट्रेनिंग के अंदर, और हमने सोचा कि ये तो अब सब कुछ आधे में लटक गया। जो बच्चे हमारे चल रहे थे ट्रेनिंग स्कूल्स में जो थे उस समय, हमारे पास 7 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, 2 अकेडमीज़ हैं पूरे प्रदेश में फैली हुई, और हज़ारों बच्चे थे जो ट्रेनिंग पा रहे थे। तो हमने कहा कि अब इनका क्या किया जाए। पूरा मतलब वो चीज़ें एक तो शुरुआत से जो सिखा रहे थे वो भी आधे में लटक जाता, तो उन सबको वापस उनके यूनिट्स में भेजा। और हमने मध्य प्रदेश, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश पहले उन राज्यों में से है जिसने ऑनलाइन अपना प्रशिक्षण, सामान्य प्रशिक्षण, ये नहीं कि 2 दिन का मॉड्यूल या 3 दिन की सेमिनार वेबिनार, ऐसा नहीं, प्रतिदिन का पूरा बेसिक कोर्स, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का बचा हुआ सिलेबस हो, चाहे वो डीएसपीज़ के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो जो हमारा क्लरिकल जो वर्ग है, अनुसूचित बल जो होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसकी ट्रेनिंग हो, सबको हमने माइग्रेट कर दिया ऑनलाइन। और उस समय आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारी ट्रेनिंग की जब हमने सब जगह प्रचार किया और सबको बताया कि हम ये कर रहे हैं, तो कई राज्यों ने, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने, उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने, जैसे कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों ने भी हमसे ये संपर्क किया कि क्या हम आपकी ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह से हमने एक उसका पूरा ये चेंज किया डिजिटल मीडियम का उपयोग करके। इससे 2 लाभ हमको हुए। एक तो जो निरंतरता थी प्रशिक्षण की वो बनी रही, और दूसरा जो लाभ हुआ वो ये हुआ कि हमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया भर से, भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमें मिले पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो उसमें क्या हुआ कि फिर हम ऐसे विषय भी पकड़ने लग गए जिन विषयों में हमें भोपाल में ही एक्सपर्ट्स मिलना मुश्किल था। उसमें साइबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, और हमने साइबर में बहुत सारे मॉड्यूल्स, बेसिक ट्रेनिंग्स, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाए, और हमने एनुअल एक बहुत बड़ा 10 दिन का साइबर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन समिट किया। एक वुमेन का डबल रोल, क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी संभालनी है और उसके बाद पुलिस के जॉब का चैलेंजेस जिसमें ऑफ नहीं है, निर्धारित वर्किंग आवर नहीं है, आसपास सारे मेल्स हैं, तो ये सब के बारे में आप क्या सोचती हैं? बहुत ही मौके का सवाल है ये, और मैं आपको बताऊं कि लगातार सरकार ने कोशिश की है कि महिलाएं आएँ, सभी सरकारी नौकरियों में आएँ और पुलिस में आएँ। और कुछ साल पहले हमारी एडिशनल डीजी सिलेक्शन यानी चयन और भर्ती की जो इंचार्ज थी प्रज्ञा ऋचा जी, उन्होंने तो स्कूल कॉलेज में जा कर लड़कियों से कहा था कि आप पुलिस की नौकरी में आइए, आपके लिए फ़ायदा होगा, प्रदेश के लिए फ़ायदा होगा। और लड़कियां बढ़ी भी, उनकी प्रेरणा से बहुत सी लड़कियों की संख्या भी बढ़ी, आरक्षण के कारण भी, जो शासन ने आरक्षण दिया उसके कारण भी संख्या लड़कियों की बढ़ी। जितनी भी बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ी है जितनी होनी चाहिए, और बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी। एक ही बार में हम सोचेंगे कि आबादी महिलाओं की 50% है, 50% तो खैर अभी मुझे अकल्पनीय ही लग रहा है, 30% भी आना अभी मुझे संभव नहीं दिख रहा है, समय लगेगा उसमें। लेकिन जो परिस्थितियां हैं पुलिस की, वो देखिए कठिन तो पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि लेकिन एक जो सामाजिक व्यवस्था है हम उसको विषय नहीं कर सकते, वो सामाजिक व्यवस्था हमारी है। और उस सामाजिक व्यवस्था में यह चिंता कि घर कैसे चलेगा, भोजन कैसे बनेगा, बच्चा बीमार है तो उसके बारे में उसकी तीमारदारी कौन करेगा, ये चिंता परिवार दे न दे स्त्री अपने ऊपर ले लेती है। अगर परिवार उसको मुक्त भी करना चाहे तो स्त्री मुक्त नहीं होती है, क्योंकि उसको इस तरह से लालन पालन किया गया, उसके संस्कार ऐसे हैं कि वह अपने ऊपर ले लेती है। अब जब ले लेती है तो कठिनाई तो होती ही है, इतना सहज नहीं है। विभाग भी जितना होना चाहिए उतना स्त्री के कष्ट को नहीं समझता, समझना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि उसके बच्चे हैं तो मातृत्व तो एक आनंददायी चीज़ है ना, मातृत्व जो है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मातृत्व तो एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है। वो मातृत्व आपके लिए कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए,
मातृत्व के कारण आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम कमतर रह गए। तो लेकिन कई बार लड़कियां बहुत कातर भाव से आपके सामने आती हैं कि बच्चा छोटा है, ये है। मैं कहती हूँ कि इसका तो तुमको गर्व होना चाहिए कि छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास है और तुम नौकरी कर रही हो। आप देखिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अपने बच्चे को लेकर पार्लियामेंट में जाती हैं, केरल में एक मेयर हैं वो अपने बच्चे को लेकर अपने ऑफिस में जाती हैं, तो क्या इसमें बुरी बात है? तो ये चीज़ें हैं। तो हमने एक चीज़ की, आपको कभी समय मिले तो आप इंदौर जाइए और इंदौर के पीटीसी में आप देखिए जो हमने एक पूरा का पूरा इलाका बना दिया है जिसमें कि बच्चियाँ जो ट्रेनिंग को आती हैं। अब जैसे लड़कियां ट्रेनिंग में ही नहीं आती थी, भर्ती हो गई मान लो थोड़ी बहुत भी, ट्रेनिंग में नहीं आती थी क्योंकि बच्चा हो गया, शादी हो गई, बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अब क्या करें? तो हमने वहाँ पर वहाँ एसपी थी हितिका वासल, उन्होंने वात्सल्य नाम से एक पूरा सेक्शन ही बनाया जिसमें वो लड़कियाँ पुलिस की कांस्टेबल्स जो ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, वो एक महिला अटेंडेंट के साथ वहाँ आकर बच्चे के साथ रह सकती हैं और बच्चे के साथ ट्रेनिंग कर सकती हैं। तो कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, इसको गौर भी किया है। ये बहुत ही एक अद्भुत प्रयोग है। और अभी जो एसपी हैं वहाँ यांगचेन डोलकर भूटिया, वो भी उसको बहुत अच्छे से चला रही हैं। अब वही नहीं, ये जो हमने ट्रेंड शुरू किया कि जिन लड़कियों की माँ है, जो लड़कियां माँ हैं, वो अपने साथ एक महिला अटेंडेंट के साथ बच्चों को लेकर किसी भी ट्रेनिंग में आ सकती हैं। तो उसके बाद आप चाहे पचमढ़ी हो, चाहे रीवा हो, चाहे भोपाल की पुलिस अकादमी हो, चाहे सागर की पुलिस अकादमी हो, अब लड़कियां अपने बच्चों को लेकर ट्रेनिंग में आती हैं। हाँ, अपने साथ महिला अटेंडेंट ही ला सकती हैं क्योंकि हम कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं चाहते, भारतीय समाज का जो स्वरूप है उसमें, तो वहाँ रहती हैं। तो आपको एक मज़ेदार घटना ये बताऊँ कि एक बार मैं भौरी में गई तो एक डीएसपी लड़की थी जिसकी एक दो लड़कियाँ थी, एक की माँ थी बच्चे के साथ और एक की सास थी। तो ये बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो मैंने वो माता जी से पूछा कि कैसी हैं आप, सब ठीक है? सासू माँ थी वो हमारी डीएसपी की। तो बोलिए अच्छो चल रहा हो हमारी ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि देखो उसकी सास देख रही है कि बच्ची हमारी बहू कितनी कठिन ट्रेनिंग कर रही, इस ऊंचे पद के लिए, डीएसपी जैसे ऊंचे पद के लिए क्या कठिन ट्रेनिंग कर रही है। तो वो जीवन भर अपनी बहू के कार्य का सम्मान करेंगी और अपनी बहू का महत्व समझेंगी कि उनके कार्य का महत्व, ये नहीं कि वो सिर्फ बहू है, वो एक कार्यकारी एक व्यक्ति है, एक उसका एक पदाधिकारी है, यह भी वो सोचेंगी। तो ये मुझे लगा कि ये अनुभव एक बहुत अच्छा रहा, ये हमने किया। लेकिन एक सवाल ज़रूर आता है कि महिलाओं को विभाग में जितना अवसर मिलना चाहिए उतना अवसर मिलता नहीं है। हमने कोशिश की थी एक समय में कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो और लड़कियों को जो जा सकती हैं उन्हें फील्ड पोस्टिंग्स में भेजा जाए और वो फील्ड में काम करें। अभी ही आप देखिए कितने साहस से उमरिया की एसपी निवेदिता नायडू ने कितने अच्छा नेतृत्व का प्रदर्शन किया, अपने बल के साथ खड़ी रहीं और जो भी परिस्थितियां हुई उसमें वो दम के साथ खड़ी रहीं। और ये जो दमदारी है, ये बच्चियों को आप मौका देंगे तब तो दिखाएंगी ना, और ये हम नहीं दिखाते। आप इनाम की लिस्ट निकालिए किसी भी वर्ष का, आप जिस भी वर्ष का, इस वर्ष का निकाल लीजिए, पिछले वर्ष का निकाल लीजिए, कभी कभी तो इनाम की सूची में एक भी लड़की का नाम नहीं होता, एक भी महिला का नाम नहीं होता। ये कितनी कमाल की बात है कि प्रदेश में राष्ट्रपति पदक के लिए आप जब अनुशंसा भेजते हैं तो कितनी लड़कियों का नाम आप भेजते हैं, और अगर आपने भेजा और वहाँ से नहीं आया तो हमें ये चिंता करनी चाहिए कि वहाँ से दिल्ली से क्यों नहीं नाम आया। बच्चियों के अंदर क्या बात है कि हमने इतनी तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों में उत्साह कैसे बढ़ेगा अगर जब वो देखेंगी कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी मेडल पहना रहे हैं और हमारी लड़कियां वहां पर आ रही हैं, मेडल ले रही हैं, तो उत्साहवर्धन होगा, आगे आएंगी, बढ़ेंगी। तो हम तो पूरी सूची खाली चली जाती है। कभी कभी होती है तो एक दो कोई होती है। बिल्कुल, बहुत गंभीर आपने जो है ये विषय है, तो ये कितनी चिंता की बात है। तो ये ऐसे आप अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे और मौका नहीं, पहले मौका दीजिए फिर प्रोत्साहन दीजिए, अगर ये दो चीज़ें नहीं देंगे तो फिर लड़कियां क्या करेंगी, कैसे करेंगे। बिल्कुल सही, आपने बहुत गंभीर विषय है और बहुत आपका चिंतन भी है, वो बिल्कुल वाजिब है। आपको मिला हुआ है प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल? जी हाँ,
मुझे मिला हुआ है। वो भी बहुत कठिनाई से हुआ होगा। हाँ जी, बहुत कठिनाई। आप अभी बता रही अब उसकी कहानी मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग जिनकी इच्छा नहीं थी कि यह मेडल प्राप्त हो, वो रिटायर हो गए। मैं किसी के ऊपर कुछ कहना, टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन वह मेडल भी मुझे प्रकारांतर से ही मिला। जिस वर्ष ये कार्रवाई हुई उस वर्ष तो नहीं मिला, उसके बाद मिला। किसी को बाद में ध्यान आया होगा कि दे देना चाहिए। और ये भी कई सारे लड़कियों ने बहुत साहसी कार्य किए। हमारे यहाँ ही आशा गोपाल मैडम, जो पहली आईपीएस थीं, उन्होंने डकैती क्षेत्र में कितना काम किया, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन कौन से मेडल मिले, कितने मिले, नहीं मिले। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और इस विषय पर हमें बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये बहुत क्या हम कहते तो हैं कि लड़कियां नहीं आ रही, लड़कियां नहीं आ रही। आप लड़कियों के लिए माहौल दीजिए ना, तो लड़कियां आएंगी। अभी जैसे बात हो रही है, इतनी बातें हो रही हैं, महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, रिजर्वेशन की बात हो रही है, बातें बहुत हो रही हैं। तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है जैसा आपने कहा कि आपने माहौल नहीं दिया। माहौल देना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा, तब तो होगा, केवल बोलने से नहीं होगा। हाँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब आप यह क्यों सोचते हैं, कोई एक बहुत योग्य महिला अपनी योग्यता का प्रदर्शन यदि किसी मुख्य धारा के पद पे करना चाहती है, आप उसको मौका क्यों नहीं देते? मुझे तो मौका मिला, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मुझे मौका मिला और मैंने क्या किया, नहीं किया, या आप लोग आकलन करेंगे। लेकिन अधिकांश महिलाओं को नहीं मिलता। अब मुझे मिला इसलिए मैं कहूँ कि महिलाओं को मिलता है तो ये झूठ होगा, क्योंकि मुझे मिला, परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि मुझे मिला। जो भी उस समय डीजीपी थे, जो भी नेतृत्व था हमारा, उन्हें ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ उस कार्य को, तो उस कार्य को मुझे करने का मौका दिया गया। एडीजी इंटेलिजेंस रहे होंगे, डीजीपी रहे होंगे, जो लोग ये निर्णय लेते हैं, उन लोगों को लगा होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसे दायित्व दिए गए। मुख्य सचिव रहे होंगे, गृह सचिव रहे होंगे, उन लोगों को लगा होगा। लेकिन आम तौर पर ये एक सामान्य व्यवस्था नहीं है। मतलब कभी बहुत ही अगर प्रगतिशील किस्म का नेतृत्व आ जाए तब तो महिलाओं को मौका मिलता है, लेकिन अगर नेतृत्व जो है वो यह सोचता है कि अच्छे से ये समय निकल जाए, हमें किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है, तो उन्हें महिलाओं की पदस्थापना प्रयोग लगती है। जबकि सच्चाई यह है कि आईपीएस और डीएसपी में तो महिलाएं पूरी पढ़ाई वही करके आती हैं, सब कुछ वही करके आती हैं, कोई पैमाना भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ट्रेनिंग भी एकदम एक ही जैसी होती है। सब इंस्पेक्टर्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम मेरे जैसे लोगों के कारण थोड़ी बहुत महिलाओं को हम राहत दे देते हैं, लेकिन आईपीएस में या डीएसपी में तो महिलाओं को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती। वही दौड़ उन्हें भी दौड़नी है, वही ऑब्स्टिकल उन्हें भी चढ़ना है, सब कुछ करना है, वही घोड़ा चढ़ना है, वही तैराकी करनी है, और क्लासरूम में भी सब कुछ। तो खैर चलो, क्लासरूम में तो महिलाएं बेहतरी करती हैं पुरुषों से, लेकिन अधिकांशतः। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उनको आपको मौका देने के लिए सोचना चाहिए और इसे प्रयोग नहीं मान करके इसे प्रगति माननी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने जैसा कि माना कि हाँ आपको मौका मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को मौका मिलता है, हर महिला को मिलता है, नहीं मिलता। नहीं, आपको मिला क्योंकि आपके अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने समय था अनुकूल था, और वो अधिकारी थे जिन्होंने आपके टैलेंट को और आपके उसको समझा कि उन्हें विश्वास हुआ कि आप कर सकती हैं। जी हाँ, यू विल डिलीवर। जी हाँ। तो ये हर एक के साथ नहीं होता। तो ये तो भाग्य का खेल है। मैं ये बात नहीं हूँ, ये मेरी योग्यता, मैं जानती नहीं हूँ कि योग्यता कितनी थी नहीं थी, लेकिन ये सौभाग्य से ऐसा वातावरण बना कि कई सारे लोग उस वक्त प्रगतिशील किस्म के थे जिन्होंने जो इस तरह के थे। मैंने उनमें से एक अधिकारी के बारे में तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके सामने स्त्रियों के बारे में अगर कोई हल्की बात कर देता था तो वो क्रोध में आ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो इस प्रकार की प्रगतिशीलता उनमें थी। तो ऐसे प्रगतिशील व्यक्ति अगर नेतृत्व में रहते हैं, वो किसी स्त्री के बारे में मजाक नहीं सुनते थे, उनके सामने आप मजाक नहीं कर सकते, हल्का मजाक नहीं कर सकते थे। तो ऐसे जब इस तरह से अच्छे पाले हुए पुरुष होते हैं जो इस प्रकार से, जिनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, तो फिर वो देते हैं, वो मौका देते हैं। यहाँ पे जब आपने ये बात कह रही थी तो मुझे भी स्ट्राइक किया, हम सब जो
वर्किंग वुमेन है, अलग अलग फील्ड में है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अधिकतर महिलाओं के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर महिला प्रोग्रेस नहीं कर पाई या आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उसको फैमिली में सपोर्ट उतना नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट से ज़्यादा ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें कि महिलाओं के बारे में पीठ पीछे गॉसिप होता है, उनके बारे में अगर हम कहें तो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे वो आई थिंक वो ज़्यादा ऑब्स्टिकल पैदा करती है। एकदम बिल्कुल, बच्चे निराश हो जाते हैं, खासकर युवावस्था में। आपकी चमड़ी उतनी मोटी नहीं होती, एक उम्र के बाद आप सोचते हो कि छोड़ो, जो बोलता है बोलने दो। उस समय आपको इतना भी नहीं समझ में आता कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये अपने माता पिता का परिचय दे रहा है। कोई भी व्यक्ति जब घटिया किस्म की बात करता है किसी भी स्त्री के बारे में तो वो सिर्फ अपने पारिवारिक संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है। अब आप सोचिए, जो उज्जैन में जो घटना हुई, जिन निकृष्ट और कुत्सित लोगों ने, घृणित लोगों ने हमारी बच्ची की मदद नहीं की, वे लोग मनुष्य थोड़ी हैं और वे अच्छे घरों के पाले थोड़ी हैं। वो तो मतलब उनसे तो नाली की कीड़े बेहतर हैं कि जो ये देख करके। और वो बच्चा कितना उदात्त चरित्र का है जिसने उस बच्ची को आश्रय दिया, जो उसका शरीर ढका, पुलिस को खबर की, उसके माता पिता का परिचय अच्छा है। तो वहीं आपको दो संस्कार पता चल जाते हैं। रोज़ आपको ये घटनाएं मिलती हैं, रोज़ ऐसी खबर लगती है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, इसने फलाने मदद नहीं की, फलाने मदद की। तो जिसने मदद की वो सुपुत्र है अपने माता पिता का, उसके माता पिता संस्कारी माता पिता हैं, और जिसने मदद नहीं की वो उसके माता पिता ही गिरे हुए हैं, उन्होंने उसको संस्कार ही नहीं दिए, उसको कुल खानदान बर्बाद है। तो हमारा ये मानना है कि ये इस कंक्लूजन तक आते आते, इस निष्कर्ष तक आते आते एक उम्र लगती है, अनुभव लगता है। युवावस्था में इतना अनुभव नहीं होता, बच्चियों को कभी उतना एक्सपोजर नहीं होता। हमारी बच्चियां जो हैं, जैसा समाज है कि लड़कों से मेल जोल तो शुरुआत में होता नहीं है, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो समाज कैसा है। एकदम दो समाजों के रूप में हम पलते हैं, बच्चियां अलग पलती हैं, बच्चे अलग पलते हैं। हम बच्चियों को हमेशा बेहतर लालन पालन देते हैं, उनको सुशील बनाते हैं, उनको अच्छा बनाते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। लड़के को हम महाराजा धीराज की तरह पालते हैं, है ना। तो उसको तो लगता है कि हमको जैसा मन हो हम जो भी किसी के बारे में बोल सकते हैं। और लड़कियों के लिए हम कहते हैं कि भाई तुम्हें तो अपनी प्रतिष्ठा रखनी है, ये रखनी, सारी इज्जत, सारा कुछ जो संसार का, कुल का, खानदान का, जाति का, धर्म का, सब का जो भार है वो बच्चियों के ही कंधे पर है। हर कुछ नष्ट वहीं हो जाता है। तो हम ये सब जो ये हमारी पूरी इस व्यवस्था को बचाने के लिए पूरे समाज को ठीक होना होगा। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम किसी इंडिविजुअल को पकड़ के नहीं ठीक कर सकते। समाज में, परिवार में हमको सोचना पड़ेगा कि हम अपने लड़के को क्या संस्कार दे रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अक्सर जब बात होती तो ये कहा जाता है ये जिम्मेदारी माँ पे है, माँ ने कैसा पाला है अपने बेटे को और बेटी को। अगर माँ ने डिफरेंस करना छोड़ दिया, बेटे को भी जब कहे कि जाओ तुम भी अपना काम करो, अपना थाली उठा के रखो, मदद करो घर के कामों में, जैसा वो बेटी को कहती हैं, दोनों को अगर एक रूप में पालेंगे तो शायद ये जो आप बात कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और दोनों को, बेटी को उसके अधिकारों का स्मरण दिलाएं, बेटे को उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाएं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हर व्यक्ति में होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि कोई भी अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं होता। आप जब तक कर्तव्य पालन नहीं करते, आपको अधिकार का अधिकार नहीं है। तो बच्चियों को तो हम सिर्फ कर्तव्य बताते हैं और बच्चों को हम अधिकार बताते हैं। हाँ। दोनों को दीजिए, दोनों को कर्तव्य करना चाहिए, दोनों को अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। मैम, हमने बहुत सारी बातें की वर्क से रिलेटेड, और ये चर्चा भी की समाज में कैसा वातावरण है। आप टफ पुलिस ऑफिसर के रूप में बहुत जानी जाती हैं, फैमिली सपोर्ट बहुत मिला आपको इस जॉब में। आपने कहा आपके ऑफिसर्स जो रहे, बॉसेस रहे, चांस की बात है वो भी प्रोग्रेसिव थे, तो आपको बहुत मौके मिले। क्या आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। देखिए, मैं बिहार की हूँ और बिहार में बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है या ग्रेजुएशन की ओर जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि उसको सिविल सर्विसेज देना है। तो हम लोग उसको नेशनल पास टाइम कहते थे हमारे ज़माने में। सब लोग दे रहे थे, हमारे देवर दे रहे थे, तो मैंने कहा हम भी दे देते हैं। और हमारे देवर ने और हमारे भाई ने
इसमें हमारे लिए किताबें जुटा दी, देवर जी के नोट्स ले लिए हमने, वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे, और भाई ने किताबें जुटा दी, और ससुर जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, मेरी माँ ने बहुत प्रोत्साहित किया, तो इसीलिए हो गए बस हम तो बस समझते हो गए। हैं। जी हाँ बिल्कुल। मतलब भाई की किताबें, देवर के नोट से आईपीएस और बन गए। ससुर जी का आशीर्वाद। आशीर्वाद, आईपीएस बन गई। हाँ, लड़कियों को उनके अगर विवाह हो गया, मैं तो विवाहित थी, तो उनके ससुराल के आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। तो आईपीएस बन गई। लेकिन जब जब लिस्ट में जहाँ नाम आया तो आईपीएस थे, बन तो क्या गई, करते? लेकिन जब बन गई तो उसके बाद बहुत सीरियसली आपने लिया उस जॉब। मैं हर काम सीरियसली करती हूँ। हाँ। भले ही 2 दिन के लिए करूँ, पढ़ाई करूं, लेकिन वो 2 दिन मेरे बहुत गंभीर होते हैं। मैं किसी भी काम को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, संसार में कोई भी अकेला नहीं है। कहते हैं ना, नो मैन इज़ एन आइलैंड, नो वुमन इज़ एन आइलैंड ऑल्सो। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव जो है वो सृष्टि पर पड़ता है। तो आप अपने कार्य को हमेशा ईमानदारी से करें, गंभीरता से करें, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं जो भी करती हूँ, मजाक ही करती हूँ, मज़ा भी करती हूँ जीवन में, तो गंभीरता से करती हूँ। और गंभीरता का मतलब ये है कि मैं तो गांधी जी के उस कथन को हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। बिल्कुल सही है, हमें दूसरे का ख्याल रखना। और आपकी मदर इतनी वेल नोन साहित्यकार है, कभी आप भी लिखती होंगी, पढ़ती होंगी? पढ़ती तो खैर होंगी, लिखती? देखिए, सब लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन? हाँ। तो मैं पाठक हूँ, आप भी पाठक हैं। हाँ। आप नाम से पाठक हैं, मैं काम से पाठक हूँ। चलिए मैम, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, और इतने सारे विषय पे आपने इतने, कैसे कहे, बहुत संजीदा विषय हैं, लेकिन आपने उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, हमेशा की तरह। बहुत धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, हमने बात की आईपीएस अनुराधा शंकर जी से। जैसा मैंने बताया था कि पुलिस ट्रेनिंग की इंचार्ज हैं, ट्रेनिंग में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं इनके समय में। जैसा इनका कहना है कि ट्रेनिंग बहुत अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहीं से पर्सन और पर्सनालिटी की ट्रेनिंग शुरू होती है। और उनका ये मानना है कि अगर हम समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं तो ये घर से शुरू होता है, घर की ट्रेनिंग से शुरू होता है। तो दर्शकों, इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।